नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें कंपनी रूल और क्राउन रूल इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाइए उसे और ज़रूर देखिए पहले। तो फिर मतलब जैसा कि वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि किस तरह से वॉइस रॉय थे, फिर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने, गवर्नर जनरल, फिर एक्ट्स किस किस तरह से आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट जितने आए थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चलती आई। फिर उसके बाद से अब हम लोग को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अब धीरे धीरे उस मुकाम पे आ रहा है कि अब वो बनते जा रहा है। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम लोग इस टॉपिक को मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिमांड मतलब जो डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार कब रखी गई, किसने रखी, कहाँ रखी गई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता थे, तो मतलब बहुत ही तेज तर्रार नेता थे। तो उन्होंने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1935 में। 1934 में सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने डिमांड की। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी। और 38 में जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोल दिया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो बाहर की कोई भी ताकत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। वो अपने हिसाब से अपने क्या क्या चीज़ें उसके अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, उसको देखते हुए इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत जितने लोग मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट करके यहाँ पे लोग आएंगे और उन्हीं लोग के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बस ये तीन चीज़ कहनी थी कि सबसे पहले 1934 में शुरू हुआ, एम.एन. रॉय ने मांग रखी, 35 में कांग्रेस ने ही इसकी मांग रख दी और 38 में इन्होंने इस तरह का कह दिया, मतलब बयान दे दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 1939 में जैसा कि आप सब लोग को पता है वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 1939 में जब तो अंग्रेज़ों को भी ज़रूरत थी इंडियंस की, तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम अंग्रेज़ों को भी इंडियंस की ज़रूरत थी। तो इसको देखते हुए कि इंडियंस को थोड़ा खुश किया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव लाया। मतलब क्योंकि पहले मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें भी इन लोगों ने बहुत सारा वो ले आया था प्रस्ताव वगैरह, लेकिन कुछ माने ही नहीं ये लोग। लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आप हमारी लड़ाई में सहायता दे दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारी मतलब दिक्कतें चल रही थी, ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले अगस्त ऑफर 1940। तो 1940 में अगस्त ऑफर में क्या था कि जो हमारी ये जो मांगे हैं ये सारी की मतलब इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम खुद से अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। इन सारी मांगों को देखते हुए ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं अगस्त ऑफर में। ठीक है, हमारी जो भी चीज़ें हैं पूरी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में फिर उसके बाद आता है। तो क्रिप्स मिशन में क्या था कि एक ही राज्य बनेगा, मतलब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं होगा, एक ही राज्य बनेगा और वहाँ पे उसके कायदे कानून बनेंगे। तो क्रिप्स मिशन कुछ लेकर के इस तरह का 1942 में आया, जिसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। हुआ ये था कि अब वर्ल्ड वॉर मतलब चल रही थी, तो उसी वर्ल्ड वॉर के तहत मतलब इन्होंने क्रिप्स मिशन और अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया कि अब हम लोग इंडिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं, नहीं चल पाएंगे। तो मुस्लिम लीग जो था यहाँ पर इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है,
फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन में यही था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। और आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है, यही बस इसी मिशन के तहत सब कुछ फर्दर चलते आया है। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस मतलब इनके अंडर में यही हेड थे, इन्हीं के अंडर में ये मिशन इंडिया लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जैसा कि यहाँ पे पहले ही बात हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाहरी किसी ताकत के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, खुद से करेंगे। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पोजिशन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। 1946 में हम लोग अडॉप्ट किए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में इसे हम लोग अडॉप्ट किए थे। और इसकी फीचर्स क्या क्या हैं इसमें, तो अब इसके फीचर्स हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ टोटल 389 की स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 की स्ट्रेंथ रहेगी, जिसमें से 296 तो ब्रिटिशर्स चुने थे। ठीक है, और 93 प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स, इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है पिछली वीडियो में। प्रिंसली स्टेट्स वो राज्य हैं जहाँ की हुकूमत राजा चलाता था, और राजा ब्रिटिशर्स को टैक्स देता था बदले में, क्योंकि मतलब ब्रिटिशर्स किए क्या थे, उस राज्य को जीत लिए थे, और राज्य जीतने के बाद वो ये कहते थे कि ठीक है तुम ही अपना यहाँ पे शासन चलाओ, लेकिन हमें एक वक्त बाद इतना इतना टैक्स दिया करना। तो वो जो थे उन सारों को हम लोग कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। और जो जिन पे ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा था उसे हम लोग प्रोविंशियल स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो 296 ब्रिटिशर्स ने चुने थे अपने मतलब प्रोविंशियल स्टेट से, और 93 तो प्रिंसली स्टेट्स के थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 296 में से 292 फ्रॉम गवर्नर प्रोविंसेस। ठीक है, जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, हमारी प्रोविंसेस मतलब जो राज्य, जैसे कि हमारे जो स्टेट्स हैं, तो ये जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस हैं, ये आप जा कर के देख लीजिएगा अपनी बुक्स में, तो वहाँ पर भी आप यही पाएंगे कि वहाँ पे लिख रखा है कि एक यूपी होगा, बिहार है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। तो इस तरह के टोटल जो 11 प्रोविंसेस थे जो अंग्रेजों ने बांट रखे थे, उसमें से 292 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के द्वारा। ठीक है, जो उनके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी उनसे 4 मेंबर्स उन लोगों ने सेलेक्ट किया, और 296 मेंबर्स तो ब्रिटिशर्स ने ही बना दिए, और 93 प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। और ये इसमें ये था कि राजा महाराजा या तो खुद जाएंगे या फिर अपने किसी खास इंसान को भेजेंगे। ठीक है, असेंबली में ऐसा था। और अब इसमें करना कैसे था, मतलब किस आधार पर ये सीट्स, मतलब 389 जो है यहाँ पे 389 किस आधार पर चुना गया, तो एक सीट जो थी हर मिलियन पीपल, मतलब 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई, हर 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई। ठीक है, उसी के आधार पर 389 सीट्स बनाई गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहाँ ब्रिटिशर्स का शासक था। ठीक है, प्रोविंशियल जो स्टेट्स थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स नहीं, प्रोविंशियल स्टेट्स, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है। सीट्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस वेर डिवाइडेड अमॉन्ग 3 कमिटीज, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल में सिख्स और मुस्लिम को छोड़ करके ईसाई, पारसी, हिंदू, फिर हिंदू में भी मतलब जितने लोग थे SC ST OBC जनरल, सब लोग मतलब एक ही में आए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारे लोगों को एक तरफ मतलब 3 आधार पर बांट दिया गया। ठीक है, और 3 आधार पर बांट करके यहाँ से एक एक मेंबर को सेलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो अब आते हैं, अब देखते हैं कि प्रोविंस में क्या होता था। तो प्रोविंस में इलेक्शन होता था।
तो जो ब्रिटिशर्स के राज्य थे, जो आज की डेट में भी जैसे इलेक्शंस हेल्ड किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रोविंसेस में भी इलेक्शंस हुआ करते थे। अब अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा महाराजा होते थे, या तो वो खुद जाते थे या फिर अपने किसी इंसान को भेजते थे। ये खुद ही नॉमिनेट करते थे कौन जाएगा प्रिंसली स्टेट से। अब प्रोविंसेस में इलेक्शन होता था, ठीक है, और ये सारे मतलब मिल करके, और एक सीट के लिए 10 मिलियन पीपल पर एक सीट मतलब रखी जाती थी, ठीक है। और जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का होता था वहाँ मुस्लिम सिख जनरल के हिसाब से इन लोगों ने बांट रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद से टोटल 389 जो है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की स्ट्रेंथ थी उस टाइम की, ठीक है। अब आते हैं हम वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी फॉर दैट, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे वर्क करेगी। अभी तक तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लोगों ने डिमांड किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कंपोजिशन किया है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग मतलब कैसे काम करेगी, किस तरह से, ठीक है। तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड की गई और मुस्लिम लीग ने उसे बाइकआउट कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने उसे बाइकआउट कर दिया और 211 मेंबर्स ही अटेंड किए थे इस मीटिंग को। इस टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, और कम्युनल दंगे, मतलब धार्मिक धर्म के आधार पर जो बंटवारा चल रहा था उसको लेकर के हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। यहाँ पर बेसिकली एक बहुत ऐसा एक इवेंट है कि अगस्त के महीने में 16 अगस्त को 1946, मतलब दिसंबर के पहले की बात है ये, 16 अगस्त 1946 को ये जिन्ना जी ने सीधा मतलब कह दिया था कि डायरेक्ट एक्शन मोड में हिंदुओं के खिलाफ, कि उन्हें ये डर था कि मुस्लिम्स की आबादी कम रहेगी, हम हार जाएंगे, हम दबा दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के ऊपर एक्शन शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हिंदुओं ने भी एक्शन शुरू कर दिया, जिसको लेकर के मतलब पूरा गदर मच गया। गदर तो नहीं बोलना चाहिए, इतनी गंदी मतलब त्रासदी, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा रेप हुआ, फिर उसके बाद मर्डर हुए, बच्चों को मार दिया गया, मतलब मास किलिंग, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई देश में। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने बाइकआउट भी कर दिया था उसको, ठीक है। फिर खैर छोड़िए, आते हैं अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे इसके ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है, मतलब सबसे वृद्ध, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र दराज मेंबर जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको हम लोगों ने टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो उसका कोई प्रेसिडेंट भी होगा, तो प्रेसिडेंट के तौर पर जो कि सबसे वरिष्ठ थे, तो इनको मतलब एक उसके हिसाब से चुन लिया गया कि ये सबसे वरिष्ठ हैं, और एक सम्मान रखते हुए इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बाद में, ये तो पहले शुरुआत में चुन लिए गए थे, लेकिन उसके बाद में जब मतलब इलेक्शंस वगैरह हुए, फिर उसके बाद से वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है। एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमकांत जी, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। तो अब हुआ क्या था कि मतलब वर्किंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कैसे काम करेगी, तो इसके लिए अब पहली बार 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार और हिस्टोरिक मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को पास किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वही जो आज की डेट में हम लोग जो प्रीएम्बल में देखते हैं, जो लाइनें देखते हैं, वही सारी चीज़ों को यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मतलब ये सारी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। ये बिल पास होता है, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक बिल पास हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इसके फीचर्स क्या थे, मतलब इस बिल के, तो इस बिल के ये सारे फीचर्स थे कि इंडिया को पूरा राइट है कि वो अपना खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है, खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, इस दूसरे किसी के दबाव में आकर के कि कैसा रहेगा, क्या यहाँ की व्यवस्था रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है, इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया यूनियन ऑफ ऑल। मतलब कोई भी स्टेट इंडिया से मिलना चाहता है, कोई भी प्रिंसली स्टेट, फिर उसके बाद से कोई भी बाहरी स्टेट या फिर मतलब जो अंदर का ही स्टेट है वो इंडिया के साथ रहना चाहता है, तो वो इंडिया में जुड़ सकता है। ठीक है, और उन सब का हेड होगा इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया। ठीक है, जो सेंट्रल रहेगा वो हेड रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, जितनी बाउंड्रीज थी हमारे स्टेट्स की वो सारी रीऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, इस पे मतलब चर्चा होगी, विचार विमर्श होगी कि जितनी भी बाउंड्रीज है हमारे स्टेट की उनके साथ क्या किया जाए, उन्हें किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाए। फिर उसके बाद जो स्टेट्स रहेंगी, जो मतलब जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तो ये जितने स्टेट्स हैं इन सब के पास सभी पावर रहेंगी, सभी पावर रहेंगी। लेकिन यूनियन पावर अगर कोई सेंट्रल अगर कोई चीज़ बनाया है, कोई कायदा कानून, तो ये इस तरह का कुछ भी नहीं बना, कोई नियम कायदा कानून नहीं लाएंगे जो सेंट्रल की का जो कायदा कानून है उसका उल्लंघन करे। ठीक है, ये अपने कोई भी नियम कायदे कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे सेंट्रल का जो नियम कायदा कानून है उसका उल्लंघन हो सके। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप प्रिएम्बल में ही पढ़ सकते हैं कि मतलब सबको सबको हक है समानता का, एकता का। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को लेकर के ये सारी ये इस लाइन में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ मतलब मेंशन किया गया था, पहली बार ही जवाहरलाल नेहरू जी ने मेंशन कर दिया था कि माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड और जो ट्राइबल एरिया, जो पहले से डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके साथ जो अभी तक जो बर्ताव चलता आ रहा है अब वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में। ठीक है, अब आते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा था, फिर उसके बाद अंतिम में इंडिपेंडेंस एक्ट आया भारत के लिए। ठीक है, तो इसके पहले चार्टर एक्ट आते थे, रेगुलेटिंग एक्ट आते थे, तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में जाके भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बिहाफ पे चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा और डीपली जा करके थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, जो असेंबली बनाई गई थी वो पूरी सोवरेन बॉडी रहेगी। ठीक है, मतलब खुद के डिसीजंस बना सकेगी, जो उसको सही लगेगा वो उस पर फैसला सुना सकेगी। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो लेजिस्लेटिव की तरह भी काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके एक स्पीकर भी बनाए गए थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, 17 नवंबर 1947 को जब ये मीटिंग हेल्ड की, जो असेंबली हेल्ड की गई थी, तो उस टाइम उस दिन यहाँ पे चुनाव करके जीवी मावलंकर जी को स्पीकर बना दिया गया था। ठीक है, तो अब होता क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था हमें और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस लॉ, तो दो चीज़ थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि मतलब जैसे सबको समान अधिकार मिले, किसके क्या अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर उसके बाद इंडिया के कितने सारे स्टेट्स हैं, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता था तो उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसमें मतलब इनके अंडर में ये कॉन्स्टिट्यूशन जब की जो बातें की जाती थी, जो एक कमेटी बनाई गई, और जब कमेटी की जब बातें होती थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब इसके हेड थे। और अगर ऑर्डिनेंस लॉ, यही कमेटी ऑर्डिनेंस लॉ भी बनाती थी, जो ऑर्डिनेंस लॉ की बात होती थी तो जीवी मावलंकर, तो ये मतलब जो स्पीकर थे ये उसके हेड थे। ठीक है, अब आते हैं जो मुस्लिम लीग मेंबर्स थे। ठीक है, वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए। ठीक है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम जो मेंबर्स थे उन लोगों ने अपनी खुद की एक कमेटी बना ली। अब देखते हैं यहाँ पे अदर फंक्शंस, मतलब क्या क्या यहाँ पर परफॉर्म हुए थे इसी एक्ट में 1947 में, मतलब क्या क्या हुए थे इसके तहत अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म किए गए थे इसके बाद। ठीक है, तो ये था कि इंडिया की जो
असेंबली है उसने साफ साफ वहाँ पे मतलब बिल पास हो गया, साफ साफ सब लोगों ने इस पे कह दिया कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा, ठीक है। और 1949 को ये साफ इंडिया के तरफ से कह दिया गया था। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंडिया ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन दोनों को हम लोग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी को पहली बार इलेक्ट करके जो प्रेसिडेंट बनाया गया था 24 जनवरी 1950, ठीक है। और इसके पहले सच्चिदानंद जी थे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बाकी मतलब जो ये फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कमिटी, जो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी, अलग अलग कमिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो अलग अलग कमिटीज़ की जो सहायता ली गई थी। कमिटी क्या मतलब कुछ लोगों को, जो लोग उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, उस तरह के लोगों को एक मतलब एक जगह इकट्ठा करके बस वो राय देंगे अपनी, ठीक है। और उसका हर एक का हेड बना दिया गया था। तो मेजर कमेटी बनाई गई थी और 13 माइनर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो इसी मेजर कमेटी में मतलब एक संविधान बनाने की कमेटी थी और बाकी भी कमेटी थी, जैसे कि ऑर्डिनेंस लॉ वाला, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर रखा था। मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक कमेटी है और ऑर्डिनेंस लॉ के लिए जीवी मावलंकर जी की एक कमेटी है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चूँकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए इसके लिए मैंने अलग से ही वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप जाकर के ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें जो मेजर कमिटीज़ बनाई गई थी और उसके कौन कौन हेड थे, ठीक है। 13 माइनर कमिटीज़, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, थोड़ा आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एडवाइजरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान बनाने का काम कर रही थी जिसके हेड थे B.R. अम्बेडकर जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी थे, जो अलग अलग राज्य थे, जैसे कि हैदराबाद के जो नवाब साहब थे वो मिलना नहीं चाहते थे भारत में। वो कह रहे थे कि हम अपना अलग राज्य ही बना के रहेंगे, हम पाकिस्तान में या तो मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके, इन सारे प्रॉब्लम्स को सरदार पटेल जी सॉल्व कर रहे थे। इनकी तो खैर बहुत बड़ी मूर्ति भी है गुजरात में। रूल्स एंड प्रोसीजर के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कमेटी है। और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में अलग से डिटेल में डिस्कस। ड्राफ्टिंग कमेटी के देखिए ये सारे मेंबर्स लोग हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स थे इसमें। और ये 13 आपकी माइनर कमेटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में। आप आइए ज़रूर देखिए इसे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you everyone for watching my video and please do subscribe my channel. Please subscribe my channel.